अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व्स के ऊपर। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम देखे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखी हैं। ये अब उसी से फर्दर है, यानी है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ही, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व्स भी कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? When the number of intervals is larger, the frequency polygon consists of a large number of line segments. यानी जब आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा डाटा दिया हुआ हो और वो एक यानी जब उसके फिर आप इंटरवल्स बनाएं और वो इंटरवल्स भी बहुत बड़े बने, तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जो एक वैल्यू होगी, यानी एक जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो वो एक बहुत लंबी बनेगी। यानी वो जो एक कर्व बनती है पॉलीगॉन की, वो बहुत ज़्यादा लंबी, यानी वो जो लाइंस जब आप मिलाते हैं पॉइंट्स लगाकर, तो वो एक लंबी लाइन बनेगी। और फिर जब उन पॉइंट्स को आप पॉइंट्स जब मार्क करने के बाद उनको मिला देते हैं आपस में, और अगर वो इस तरह की कर्व बन जाए तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाती है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ही फ्रीक्वेंसी कर्व्स कहते हैं। लेकिन कब उन्हें फ्रीक्वेंसी कर्व्स कहते हैं? जब उनका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो और जब आप उनको ग्राफ पर प्लॉट करें, जब उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो वो कुछ इस तरह की शेप दें, यानी बेल शेप हो उसकी, जिसमें कर्व बनी हुई हो, यानी इस तरह की आपके पास कर्व बने, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व्स कहलाती हैं। यानी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही है बेसिकली, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जैसे हम किसी और तरह की लाइंस बनती हैं, स्ट्रेट ना बने बल्कि आपके पास किसी और तरह की बने। जैसे आपके पास अगर जैसे सपोज ये आपके पास आप एक ग्राफ बना रहे हैं और अगर आपके पास आपने प्लॉट किया और वो इस तरह की कोई लाइन बन रही है, ठीक है, तो ये आपके पास पॉलीगॉन तो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं है। ठीक है, कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास कर्व होगी और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही होगी, ये कर्व नहीं होगी। इसी तरह यानी आपने उनको प्लॉट करने का मेथड वही है जिस तरह आप फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम को से पॉइंट्स आप मिड पॉइंट्स लेकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वही है, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ अगर आपकी शेप इस तरह बन जाएगी तो आप उसको कहेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी कर्व है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी कर्व को उन्होंने लिख दिया, या आप किस तरह ज्वाइन करेंगे, या आप उसी तरह ज्वाइन करेंगे जिस तरह आप हिस्टोग्राम को मिड पॉइंट्स को मिलाकर आप एक बनाते हैं कर्व। लेकिन इस केस में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कर्व्स के केस में फ्रीक्वेंसी कर्व में आप उसको स्मूथली ज्वाइन करेंगे, यानी फ्री हैंडेडली। आप उसे विद द हेल्प ऑफ स्केल नहीं करेंगे, बल्कि एक आप रैंडमली जब आप हाथ से मिलाएंगे तो वो एक कर्व बन जाएगी। नीचे यही मेंशन किया है। अगर आपने जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया था, जिसमें अगर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को विदाउट हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हो तो आप किस तरह करते हैं? आप एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और उसके वाई एक्सिस पे आप उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं और उसको क्या करते हैं? उसको मिड पॉइंट्स से जो है उनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यही बात उन्होंने लिखी है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी कर्व्स ड्रॉ करनी होती हैं विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, तो हम उनकी क्लास बाउंड्रीज को और उनके लाइन सेगमेंट्स के साथ, यानी जो मिड पॉइंट होता है उसके साथ हम मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं एक फ्रीक्वेंसी कर्व की? Following are the characteristics of frequency curve. A frequency curve is formed by smoothly joining the consecutive points on the graph with a specific pattern. यानी frequency curve में आप consecutive points, consecutive क्या होते हैं? जो लगातार आ रहे होते हैं। यानी जब आप points ड्रॉ करते हैं तो आपने एक पॉइंट लगाया, आपने दूसरे डाटा का पॉइंट लगाया, थर्ड, तो यानी ये लगातार आप लगाए जा रहे हैं, तो एक कंसेक्यूटिव पॉइंट्स होंगे। तो जब आप इन पॉइंट्स को आपस में लाइन के साथ मिला देंगे तो वो क्या होगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाएगा, लेकिन उस पैटर्न को आपने स्मूथली ज्वाइन करना है, उन पॉइंट्स को फ्री हैंडेडली किसी स्केल की हेल्प से ज्वाइन नहीं करना। Frequency curve can also be drawn with the help of histogram by joining their midpoints of rectangle. जैसे जब हमने हिस्टोग्राम के साथ हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ की थी तो हिस्टोग्राम बने हुए थे, फिर हमने हिस्टोग्राम पे जो रेक्टेंगल्स बनी हुई होती हैं हमने उनको आपस में ज्वाइन, उनके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया था।
यानी ये जो लाइन लिखी हुई है ये है जब आपने उनको ज्वाइन करना है उससे रिलेटेड, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है, और ये वो बता रही है कैरेक्टरिस्टिक जिस केस में आप उसको हिस्टोग्राम के साथ ज्वाइन करते हैं। Frequency polygon and frequency curves are same except frequency curve is drawn using freehand and frequency polygon is drawn using scale। उन्होंने कहा है कि आपके पास दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व है वो फ्री हैंडेडली ज्वाइन की जाती है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम उसको ड्रॉ करते हैं। हमने अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने डिफरेंट ये ग्राफिकल मेथड्स पढ़े हैं, ये अब उससे आप अपने डाटा को थ्रू ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप एक शेप बनती है ना, जब आप उन ग्राफ्स को बनाते हैं तो आपके पास एक शेप बनती है। अब उन शेप्स को आपने एक नाम देंगे कि ये किस तरह की शेप है, तो उस शेप के लिहाज से अगर आप इसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या होगा, उसके डिफरेंट 5 टाइप्स हैं आपके पास, यानी इन 5 के लिहाज से आप उस एक शेप को नाम दे सकते हैं। जब आपने डाटा को ग्राफ को प्लॉट कर दिया है, प्लॉट करने के बाद अब जो आपके पास लाइंस को जब आपने डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो उसकी किस तरह की शेप है वो आप इनकी बेस पर उसके नाम दे सकते हैं। एक है पॉजिटिव स्क्यू, नेक्स्ट है नेगेटिव स्क्यू, थर्ड है रिवर्स जे शेप, फोर्थ है यूनिफॉर्म और रेक्टेंगल, फिफ्थ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव स्क्यू मेथड में क्या है, या पॉजिटिव स्क्यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये उस तरह की आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके पास जो पॉजिटिव आपके पास एंड है वो लॉन्ग टेल होती है। देयर इज अ लॉन्ग टेल एट द पॉजिटिव एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक्स एक्सिस में आपको पता है कि एक पॉजिटिव एक्सिस होता है और एक नेगेटिव एक्सिस होता है। जैसे 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 आप इस साइड पे जा रहे हैं ये पॉजिटिव एक्सिस है, और अगर आप इधर आपके पास जा रहे हैं तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सिस है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने ये सपोज एक हिस्टोग्राम उन्होंने शो करवाया हुआ है जैसे बार्स की शक्ल में होता है, इसी तरह उन्होंने लाइन की शक्ल में यहाँ पर शो किया, और जब इसको उन्होंने इन पॉइंट की तरफ यानी इस कर्व की सूरत में उसको शो करेंगे, इसको इस तरह मिलाएंगे तो ये शेप बनेगी, और जब उसके नीचे से हम लाइंस खत्म कर देंगे यानी यहाँ हिस्टोग्राम ना हो, सिर्फ आप डायरेक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। और अगर इस साइड पे एक लॉन्ग टेल बन रही है तो ये पॉजिटिव स्क्यू है। जैसे यहाँ पर ये फौरन एक लंबी लाइन नहीं आई बल्कि यहाँ पर एक लॉन्ग टेल बन रही है तो ये पॉजिटिव स्क्यू है। और ये कब आपके पास पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनेगी, जब आपके पास फॉर एग्जांपल अगर डाटा रिलेटेड टू वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एज एट विच वुमेन मैरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इन अ फर्म। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इन अ फर्म को हम देखें तो हम ये कहेंगे कि बहुत से जहाँ जो एक अच्छी पोजीशंस पे होंगे, जो अपर लेवल पर होंगे, उनकी वेजेस उनकी सैलरीज ज़्यादा होंगी, तो इसी तरह उनकी सैलरीज मैक्सिमम आकर, और जो बहुत से वर्कर्स होते हैं क्योंकि किसी फैक्ट्री में किसी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स होंगे, यानी जो लोअर स्टाफ है वो ज़्यादा होगा यानी उनकी सैलरीज कम होंगी, इसीलिए वो नीचे आते आते यहाँ पर सैलरीज जो है वो उसकी कम हो जाएंगी और ज़्यादा लोगों की सैलरीज इस तरफ होंगी। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यू शेप होगी। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना डिफरेंस है, अब इसमें ये जो लॉन्ग टेल आ रही है ये लॉन्ग टेल इस साइड पे होगी जो कि नेगेटिव एंड पे होगा, यानी अगर इस साइड पे टेल है पॉजिटिव साइड पे जो कि आपका राइट साइड बनेगा तो वो पॉजिटिव स्क्यू है। अगर आपकी इस साइड पे टेल आ रही है जो कि यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर टेल है तो वो नेगेटिव स्क्यू कहलाएगा। ये इन्होंने शो किया हुआ है कि हिस्टोग्राम को अगर आप ये जैसे हिस्टोग्राम है इसके ऊपर अगर आप पॉइंट्स की सूरत में इसको ज्वाइन करें कर्व की सूरत में तो वो इस तरह की कर्व बनेगी और ये नेगेटिव स्क्यू कहलाएगा। और ये कब कब नेगेटिव स्क्यू जो है किन एग्जांपल्स के थ्रू ये शो कराया जा सकता है, ये शो कराया जा सकता है जब आपके पास रिएक्शन टाइम फॉर एन एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल हो जिसमें एक ऐसा आपके पास एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके पास वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंट की, जब आप एक रिएक्शन करा रहे हैं दो चीज़ों का, वैल्यू कम होते होते उसकी बढ़ रही है यानी आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम रिएक्शन का बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव स्क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है डेली मैक्सिमम टेम्परेचर्स फॉर अ मंथ इन दी समर,
यानी आपको पता है कि गर्मियों में आपका एक मंथ है, जैसे मई है सपोज, तो आपके पास टेम्परेचर क्या है स्टार्ट में 1 मई में, पहले अगर आपके पास 5 डिग्री, सपोज आपके पास है 25 डिग्री, और फिर 27, 28, 30, 35, 40, 45, इस तरह जाते जाते वो फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी जब इस तरह किसी एक मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर आएगी, यानी जहाँ पे ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो, जिसमें नीचे की तरफ आपके टेल हो लेफ्ट साइड पे, तो वो आपके पास नेगेटिव स्क्यू कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रिवर्स जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, इन अ जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन एन इनिशियल बल्ज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग टेल। यानी आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी जिसमें इनिशियली आपके पास हाई वैल्यू स्टार्ट हो रही है और नीचे आते आते वो जैसे जैसे वैल्यूज आगे जाती जाएंगी वो आपके पास लो वैल्यूज आती जाएंगी। तो जब इस तरह की शेप बने तो वो आपके पास रिवर्स जे शेप होगी। जैसे जे आपके पास इस तरह होता है तो ये रिवर्स फॉर्म में है जे की, इसलिए ये रिवर्स जे शेप कहलाएगी। इनिशियल बल्ज से मुराद ये है कि शुरू में जो आपके पास है वैल्यू बहुत हाई होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और कम होगी तो वो एक इधर लॉन्ग टेल बना देगी। नेक्स्ट है आपके पास यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर मेथड। इन अ यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन द डाटा आर इवनली स्प्रेड थ्रू द रेंज। यानी एक वैल्यू सपोज आपके पास है, नीचे आपके पास वैल्यूज क्लास बाउंड्रीज है और इधर फ्रीक्वेंसी है, तो आप देखेंगे कि सारी फ्रीक्वेंसी अगर सबकी 10 10 10 है तो ये सेम वैल्यू शो कराएगा। जब इस तरह की रेंज हो जिसमें कोई भी वैल्यू में फर्क नहीं है, सेम रेंज है, ये उन्होंने हिस्टोग्राम की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में शो कराई हुई है, कि उन्होंने पॉइंट्स की फॉर्म में सिंपल शो कराई हुई है कि अगर इस तरह की शेप बने आपके ग्राफ की तो वो यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिसमें आपके पास डाटा इस तरह का हो कि आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू आपकी बढ़ रही है और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आए और फिर उसके बाद डिक्रीज की तरफ वैल्यू जाएगी। तो ये जो शेप बनेगी ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको आप बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ये बेल बन रही है जिसकी वजह से इसको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। An approximately normal distribution occurs when measuring quantities such as heights, masses and examination marks। यानी ये तब आपके पास ग्राफ बनेगा जब आपके पास एक हाइट स्टूडेंट्स की आ रही है, या आप मैसेज किसी के को मैयर कर रहे हैं, किसी का वेट मैयर कर रहे हैं, या एग्जामिनेशन मार्क्स जब हम आप लोगों के ग्राफ बनाते हैं, मार्क्स आते हैं तो उनसे हम एक ग्राफ बनाते हैं और हमें इसी तरह की शेप देनी होती है। यानी एग्जामिनेशन में किसी के हाईएस्ट मार्क्स होंगे और किसी के मार्क्स आगे जाकर नीचे आते जाएंगे, किसी के कम होंगे इस तरफ आएंगे और किसी के इस तरफ आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स का। जो कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने पहले कॉलेज बी को ड्रॉ किया था और फिर कॉलेज ए को ड्रॉ किया था। तो ये तो अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाई थी तो इसको हमने जो है ज्वाइन किया था विद स्केल, लेकिन अगर आप इसको फ्रीली ज्वाइन करेंगे और फिर इसको देखेंगे तो ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी कर्व ही बनेगी, क्योंकि ये इस तरह की बन रही है। आप दोबारा लास्ट लेक्चर में जाकर देखेंगे, जब आप इसको रिकॉल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक बेल शेप बन रही है, जिस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बेल शेप्ड है, ये किस तरह की है वो हम ये देखें। जैसे इसके स्टार्ट में अगर आप इसको अब फ्रीली ज्वाइन करेंगे जब, तब इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी कर्व वाली बन जाएगी। और ये अभी क्योंकि स्केल से ज्वाइन है तो इतना क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन जितना अभी नजर आ रहा है उससे ये लग रहा है कि ये नेगेटिव स्क्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू एक टेल आ रही है। वरना अगर आप इसको स्मूथली ज्वाइन करेंगे तो ये नॉर्मल या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। आज का जो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड लेक्चर है वो इतना ही है। फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे, आपकी जो असाइनमेंट मैंने दी थी उसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, वो इसलिए कि जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व का,
वही ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के क्वेश्चंस जो हैं वही फ्रीक्वेंसी कर्व के भी क्वेश्चन है। सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी कर्व में ये होगा कि उसमें जो डिफरेंस क्या है कि बस उसमें शेप ये बनेगी, इसमें कोई और डिफरेंस उस चीज़ का नहीं है। फर्दर जो है हम आपकी असाइनमेंट डिस्कस करने लगे हैं जो आपको दी थी, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं। असाइनमेंट 1 का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, उसमें बहुत से लोगों ने जैसे स्टेम है, स्टेम में आपने साथ ही इधर इंटरवल्स लिखे हुए, ठीक है, जैसे 40 to 49, 50 to 59, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए साइड पे शो किए थे, आप लोगों को इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यूज ही लिखनी है जो कि यहाँ पर स्टेम की आएंगी। अगर किसी ने यहाँ पर लिखी हुई है तो वो गलत कंसीडर होगा। और कुछ ने जो है वैल्यूज एग्जैक्ट प्लॉट नहीं की, किसी ने 11 की पे जो है 110 ही आना है, लेकिन उन्होंने इसको एग्जैक्टली प्लॉट नहीं किया। एक जो और आप लोगों ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक की है वो ये भी की है कि जब आप देख रहे हैं जब फाइनल प्लॉट में क्या करना होता है, ये एक प्रिलिमिनरी प्लॉट है यानी स्टार्ट में आपने बनाया, अब इसको फाइनल शेप देनी होती है। फाइनल में हम ये करते हैं कि उनको नंबर वाइज अरेंज करते हैं। आप लोगों ने एज इट इज उसको लिखा हुआ है, किसी ने उसको, कुछ बच्चों ने उसको अरेंज नहीं किया हुआ अकॉर्डिंग टू नंबर के, 0 पहले आता है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे इकट्ठा साथ जितने भी 1 आए हैं, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, इस तरह नहीं किया हुआ, या फिर आप लोगों ने इसको उल्टा स्टार्ट किया। जैसे आप इसमें देखें, जैसे यह 3 0 7 एंड 1 1, अब मैंने यहाँ पर 0 इधर लिखा है और आप लोगों ने 0 इधर से स्टार्ट किया, ठीक है, ये भी गलत है। आप लोगों ने इसको कोशिश यही करनी है कि 5 के साथ यानी इसी तरफ से आप लाइन वाइज स्टार्ट करें। जैसे आप इधर से 0 पहले आए, 5 है, 7 है, ऐसे नहीं कर सकते। आपके 0 यहाँ पर है, इधर 7 है और फिर 5 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसके थ्रू आपने एग्जैक्ट सोल्यूशन है, आप इसकी उसको भी एक दफ़ा देखें ताकि आपको समझ आ जाए, और अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन में जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उससे कंपेयर करें ताकि जो मिस्टेक्स हैं आपकी वो आपको पता चले। और ये जो आपको की आपने देनी होती है किसी भी इस वैल्यू की, जैसे आप की 4 5 6 लिख सकते हैं, आप की 1 नहीं लिख सकते कि 1 लिख के तो आगे आपने यहाँ पर 4 मीन्स और इस तरह लिख दिया। आपने ये वैल्यू लिखनी होती है, आपने 1 2 3 वैसे ही नहीं रैंडमली नहीं लिख देना। अब स्टेम में आपके पास जो वैल्यू आ रही है आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब यहाँ पर की 3 नहीं आप लिख सकते क्योंकि स्टेम में 3 है, स्टेम में तो 3 है ही नहीं, ना 1 है ना 2 है। आप यहाँ पर की 1 या की 2 नहीं लिख सकते, आप की 4 लिख सकते हैं, उसके बाद रैंडम एंड तक आकर 14 कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, की 4 की 5 लिख सकते हैं। की 4 लिखेंगे या की 10 जैसे मैंने इसमें लिखी है, की 10 लिखी है, अब उसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है, तो आप 5 जो है उसमें लिख सकते हैं 5 मीन्स 105। इसी तरह की 7 यहाँ पर लिखी हुई है, की 7 का मतलब है इधर आपने 5 को ही एक्सप्लेन किया है, 5 मीन्स 75, ये 57 नहीं होगा, ये 75 होगा। जो बी पार्ट है क्वेश्चन का उसमें भी कुछ इसी तरह की मिस्टेक्स थी, आप लोगों ने अरेंज नहीं किया हुआ था, कुछ वैल्यूज आप लोगों ने मिस की हुई थी, वो आपने प्लॉट ही नहीं की है इसमें, और आप उसको देख लें। और इसमें भी आप लोगों ने यही मिस्टेक की थी कि दरमियान में आपने इंटरवल्स शो किए थे। इंटरवल्स जो हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। इंटरवल्स जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कुछ क्वेश्चन में मैंने दिए हुए थे और इस क्वेश्चन में भी दिए हुए थे, वो आपको दरमियान में स्टेम के साथ ब्रैकेट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यही वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये काफ़ी बच्चों का ठीक था, इसमें कुछ इतनी मिस्टेक्स नहीं थी। कुछ बच्चों ने ऐसे किया हुआ था कि फाइनल प्लॉट इसका नहीं दिया हुआ था, फाइनल प्लॉट आप नहीं देंगे तो वो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, क्योंकि इसको आपने अरेंज करना होता है। जैसे ये 5 5 4 है तो अब आपने इसको लाइन में अरेंज कर दिया, क्योंकि 4 पहले आता है आपके पास, आपने 4 लिखा है और फिर आपने इसको 5। इसी तरह नेक्स्ट केस में अब इधर वैल्यूज किस तरह आ रही है, रैंडमली आ रही है, कभी 6 आ रहा है, कभी 7 है, कभी फिर 7 है, 6 है, फिर 7 6, इस तरह। तो इसको आपने अरेंज कर दिया कि कितनी टाइम 6 आया है, 4 टाइम्स 6 आया है, तो आपने 4 दफ़ा इधर 6 लिख दिया। इसी तरह 7 टाइम 7 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, तो आपने 3 दफ़ा लाइन में उसको ऑर्डर में करके लिख दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था क्योंकि ये पॉइंट्स से रिलेटेड था तो इसकी की जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कुछ बच्चों ने की इसकी गलत दी हुई है। जैसे मैंने जो यहाँ पर की दी हुई है,
आपने स्टेम में जो वैल्यूज लिखनी है वो आपने पॉइंट्स के लेफ्ट साइड वाली लिखनी है, ठीक है, ये आपने लिख दी। अब यहाँ पर लीफ में कुछ बच्चों ने पॉइंट डाला हुआ था 0.9 0.4, वो पॉइंट भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप की लिखेंगे तो की में वो चीज़ खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगी कि वो पॉइंट है दरमियान में आपके पास वैल्यूज़ में। जैसे मैंने इधर की दी हुई है की 6 का मतलब है कि ये जो स्टेम 6 है ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और 5 का क्या मतलब है कि जो लीफ में 5 की वैल्यू है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि स्टेम 6 में जो वैल्यू 5 है उसका क्या मतलब है, वो शो कर रहा है 6.5 को, ठीक है। की में आपने पॉइंट डालना है, आपको क्वेश्चन में स्टेम या लीफ में पॉइंट डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और वही कुछ बच्चों ने वैल्यूज जो है उनको मिस किया हुआ था, वो लिखी नहीं हुई थी कुछ वैल्यूज, हर क्वेश्चन में आप लोगों ने ऐसे किए कोई ना कोई आपने वैल्यू जो है वो मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी रिलेटेड टू पॉइंट्स था, इसमें भी आपने पॉइंट बिल्कुल नहीं डालना था, आपको डालने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ की में आपने इसको एक्सप्लेन कर देना था। कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा हुआ है इसको 4.8 नहीं, किसी ने जो कोई की दी हुई है उसको 48 लिखा हुआ है या 68 या 67 लिखा हुआ है, आपने उसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। इधर आप लिख देंगे की में तो फिर यहाँ पर पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये की जो है आपकी वैल्यू को एक्सप्लेन कर देगी कि की 4 में आपके पास जो 8 वैल्यू है उसका मतलब है 4.8। इसी तरह कुछ बच्चों ने इसको फाइनल प्लॉट नहीं दिया हुआ था, उनके मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, आप लोगों ने इनके लाजमी फाइनल प्लॉट भी देने हैं और इनको अरेंज करना। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो चीज़ें पूछी हुई थी। एक तो आपने ये बताना था कि जो रिंग वैल्यू है उसकी क्या वैल्यू क्या है जो रिंग में है, यानी जो सर्कल की हुई है, और आपने उनका विड्थ भी बतानी थी। आप में से काफ़ी सबने जो है सिर्फ उसकी ये दिया हुआ था, आप लोगों ने सिर्फ उसकी वैल्यू दी हुई थी, इंटरवल नहीं दिया हुआ था, उसका इंटरवल भी लिखना था। आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से नहीं पढ़ा, उन्होंने आपसे इंटरवल भी मांगा था। तो 7 4 का मतलब है 0.074 अकॉर्डिंग टू पार्ट बी, और उसका इंटरवल होगा ये। इसी तरह पार्ट ए में उसका 7.4 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो की दी हुई है उसके अकॉर्डिंग 6.8 आ रहा है, और इसका इंटरवल बनता है 7.1 to 7.4 आवर्स। इनको जो है असाइनमेंट क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा दोबारा देखें, किसी को अगर कुछ मसला है, अभी भी समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको दोबारा भी पूछा जा सकता है। आप देखें इनको, अपने सोल्यूशन से मैच करें, जिसको जो प्रॉब्लम है वो फर्दर डिस्कस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।